नंबरों का जो एक समूह एक बनता है, एक मेल जो बनाया जाता है, वही हमारा इंटीजर होता है। सभी आपकी ऐसी संख्याएं हैं जो आपके अपरिमित संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? नेचुरल नंबर मींस प्राकृतिक संख्या क्या चीज है? और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि प्राकृतिक संख्या जो होता है उनके कई नाम हम दे सकते हैं। एक से प्रारंभ होने वाली गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं आप। जैसे कि समझना चाहे, देखिएगा यहां पर अगर हम बताना चाहें आपको कि नमस्कार दोस्तों, ARW में आपका स्वागत करता हूं, मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों आज हम एक बार पुनः आप सबके बीच रियल नंबर के डेमो सेकंड वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल हम लोगों ने संख्या और संख्या के प्रकार के बारे में देखा था, और जिसमें आपको संख्या की परिभाषा, उसके पहले हम लोगों ने अंक की परिभाषा को लेकर बात किया था। इसके बाद संख्या के प्रकार क्या होते हैं, और जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था संख्याओं के प्रकार में आपको पहला आपका वास्तविक संख्या करके मिला था और दूसरा आपका क्या था, काल्पनिक संख्या। तो जैसा कि काल्पनिक संख्या के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया था, और उसके साथ साथ वास्तविक संख्या की क्या परिभाषाएं होती हैं, कहीं न कहीं इनके भी बीच एक संबंध जो करके होता है, या इनकी जो प्रकार करके होते हैं, इनको मैंने आपको बता दिया था। तो आज उनके जो प्रकार करके दिए जाएंगे, उनकी जितने भी प्रकार करके होते हैं, आज उन्हीं को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये ARW में एक नया बैच प्रारंभ हुआ, मैं जैसा कि कल आपको बता चुका था, और ये बैच आपका मात्र 299 रुपए का है। मैं बार बार एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि 299 रुपए मात्र, आप समझ सकते हैं, ये 299 रुपए में आपको शिक्षण कार्य कराया जाएगा। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से प्रत्येक क्लास से सभी जो आपके विषय करके हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य किया जाएगा अध्यापकों के माध्यम से। और आपके प्रत्येक जो विषय है आपको अलग अलग अध्यापकों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आप सबको मैथ की क्लास कराऊंगा, और मैथ की क्लास में कुछ हम लोगों ने कुछ कल देखा था, और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, वास्तविक संख्या की परिभाषाएं। जैसा कि कल आप लोगों ने देख लिया था वास्तविक संख्या की परिभाषाएं क्या होती है, उसके बाद आप लोगों ने काल्पनिक संख्या को भी देख लिया था, और काल्पनिक संख्या के बाद मैंने आपसे कहा था कि वास्तविक संख्या के जो प्रकार होते हैं, आज उन्हीं को लेकर बात करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि नेचुरल नंबर मींस प्राकृतिक संख्या क्या चीज है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि प्राकृतिक संख्या जो होता है उनके कई नाम हम दे सकते हैं। जैसा कि कल बताया गया था कि अगर हम बात करना चाहे प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या या धनात्मक संख्या, या इसे एक और भी नाम बताया गया था, हिंदू वर्गी संख्या का नाम दिया जा सकता है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाला है कि प्राकृतिक संख्या होता क्या चीज है, इसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे। तो सीधा सीधा एक शॉर्ट में आप परिभाषा समझ सकते हैं कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि एक से प्रारंभ होने वाली गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ क्या डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से, क्या गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यह भी परिभाषा आपका बहुत सही है। और मैंने यह भी कहा कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। एक से प्रारंभ होने वाली गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं आप। जैसे अगर समझना चाहे, देखिएगा यहां पर अगर हम बताना चाहें आपको कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करना चाहूं 1 हुआ, 2 हुआ, और 3 हुआ, 4 हुआ, और डॉट डॉट से इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं कि ये सभी आपकी धनात्मक संख्याएं, और इन्हीं धनात्मक संख्याओं को आप प्राकृतिक संख्या नाम दे सकते हैं। मैं इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित करता हूं। कैपिटल एन इक्वल टू आप दिखा सकते हैं, यही सारे नंबर आपको होंगे 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और 6, इस प्रकार से आप नंबर ले जा सकते हैं। ये सभी आपकी जो बनेंगे, या जो आपकी धनात्मक संख्या होंगी, वो आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी। और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो कहां से प्रारंभ होती है, तो मैंने कहा आपको एक से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती? एक से। तो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा कहीं ना कहीं आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह भी परिभाषा मैंने बताया, एक परिभाषा, दो परिभाषा मैंने बताया क्या, कि एक से प्रारंभ होने वाली गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखकर आपको बता देता हूं कि देखिएगा एक परिभाषा यहां से और आप लिख सकते हैं क्या, कुछ इस प्रकार से परिभाषा आपका है क्या, एक से प्रारंभ होने वाली, एक से प्रारंभ होने वाली, एक से प्रारंभ होने वाली गिनतियों की संख्या को, गिनतियों की संख्या को
प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक से प्रारंभ होने वाली गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये जो होता है, मैंने कहा एक से प्रारंभ होता है, इसके साथ साथ इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। तो आप ये भी समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कहीं न कहीं आप समझ चुके होंगे कि नेचुरल जो नंबर होता है उनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, उनको हमें किससे प्रदर्शित किया जाता है। ये सारी चीजें जो है यहां पर क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या के बाद मित्र हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड आपका क्या है? होल नंबर, जिसे हमको पूर्ण संख्या का नाम दिया जाता है। और पूर्ण संख्या की जो परिभाषा होती है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो जितनी भी पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर के साथ यदि जीरो अर्थात शून्य का अगर शामिल कर दिया जाए या शून्य को जोड़ दिया जाए, अच्छा जोड़ना शब्द तो यहां क्लियर नहीं हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि शामिल कर दिया जाए या सम्मिलित कर दिया जाए। आप इस प्रकार कह सकते हैं क्या कि प्राकृतिक संख्या के साथ यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या या प्राप्त संख्याओं का जो समूह बनेगा वो आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। एक परिभाषा इनकी और भी आप लिख सकते हैं। क्या देखिएगा, एक परिभाषा यहां पर आपका और पूर्ण संख्या की बन सकता है। क्या देखिएगा मित्र, यहां पर एक परिभाषा इसका और बन सकता है, वो भी मैं क्या होगा बता दे रहा हूं आपको। यहां आप कुछ इस प्रकार से पूर्ण संख्या की एक परिभाषा और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि शून्य से अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं आप? पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार पुनः मित्र आप सुनिएगा, क्या हमने बताया आपको? मैंने ये बताया कि शून्य से लेकर यहां होना चाहिए, तो लिख सकते हैं क्या कि शून्य से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जितनी भी धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्याओं के साथ साथ यदि जीरो अर्थात शून्य का अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उस समय जो संख्या प्राप्त होती है वो आपका पूर्ण संख्या होगा। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। आप इस चीज को समझिएगा, इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है और हो जाएगा 0, 1, 2 और 3 और ये 4 डॉट डॉट करके आप दिखा सकते हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक आपका क्या बन रहा है? ये नेचुरल नंबर बन रहा है। ये नेचुरल नंबर के साथ यदि मैं यहां जीरो को ऐड कर दे रहा हूं, अगर जीरो को मैं यहां पर जोड़ देता हूं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं जीरो को जोड़ देता हूं तो हमारे पास मिल जाएगा क्या? देख सकते हैं मित्र, यहां से वो नहीं होगा, यहां आप लिख सकते हैं ये आपका NUMBER होगा। तो हम दिखा सकते हैं कि हमारे पास अगर जीरो अर्थात शून्य को इन नेचुरल नंबर के साथ जोड़ दिया जाएगा या शामिल कर दिया जाएगा तो आपका प्राप्त होगा क्या? होल नंबर प्राप्त होगा, जिसे मैं लिख सकता हूं क्या भैया? तो इन्हें मैं कह सकता हूं पूर्ण संख्या। एक बार पुनः सुनिएगा, क्या पूर्ण संख्या की परिभाषा जिसको अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर का नाम देते हैं, इनकी परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से दी जा रही कि प्राकृतिक संख्या के साथ यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो जो आपकी संख्याएं प्राप्त होती वो आपका संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। एक परिभाषा मैंने आपको और बताया, क्या वो परिभाषा ये रहा कि शून्य से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को आप पूर्ण संख्या का नाम दे सकते हैं और इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां कुछ इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो ये आपका कहीं ना कहीं से पूर्ण संख्या कंप्लीट हुआ। क्लियर हो चुके हैं ना बच्चे? अगर क्लियर हो चुके हैं तो आगे की तरफ देखते हैं। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक करके या अगला इसका जो हेडिंग करके मिलेगा आपको वो क्या है? इसमें आप देखेंगे कि इस चीज को पढ़ने के बाद हमको पढ़ना होगा इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या चीज होता है, ध्यान दीजिएगा। इंटीजर चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या भैया? पूर्ण संख्या पढ़ा। और पूर्ण संख्या में हम लोगों ने देखा कि धनात्मक संख्याएं थी, उसके साथ साथ जीरो नंबर आप करके था। और जीरो नंबर और पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या और जीरो के साथ साथ अभी कुछ ऐसे भी नंबर है जो बाकी हैं जिनको मैं ऋणात्मक अर्थात निगेटिव नंबर का नाम दे सकता हूं।
और वही चीज अगर मैं पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं का एक ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दूं तो वो हमारा इंटीजर बनता है। देखिएगा परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से लिखी जा रही, क्या पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त समूह को पूर्णांक कहते हैं। आप समझ सकते हैं। एक बार पुनः मैंने कहा आपको क्या कि अगर आपके पास होल नंबर की बात कर रहे हैं, होल नंबर में अगर होल नंबर में शामिल क्या किया जा रहा है, नेगेटिव नंबर। होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर को शामिल कर दिया जाए तो नेगेटिव नंबर को शामिल करने पर जो हमें यहां पर लगभग संख्याएं प्राप्त होंगी, इनको हम नाम दे सकते हैं क्या, इंटीजर का नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, इंटीजर का नाम दिया जा सकता है। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर क्या मैंने कहा, होल नंबर को आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर प्लस आपका क्या, जीरो। देखिएगा एक चीज और कर सकते हैं, NATURAL, जिसे मैं नेचुरल कर सकता हूं, नेचुरल प्लस आपका जीरो, और जीरो के साथ साथ आपका क्या, नेगेटिव नंबर। कैसा नंबर भैया, नेगेटिव नंबर जो होगा। अब इन सभी अर्थात इन तीनों नंबरों का जो समूह होगा वो क्या आपका होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर करके होगा। तो हम ये परिभाषाएं बता सकते हैं, कुछ इस प्रकार से परिभाषा लिखी। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं क्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मैंने लिखा है बस इसी को बोलना है क्या, ये आपका नेचुरल मींस प्राकृतिक संख्या, यहां जीरो का मतलब आप समझते ही हैं, और यहां पर आपका नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या। तो परिभाषाएं इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या तथा जीरो व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यह भी आप परिभाषा बता सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर मैंने कहा कि इंटीजर को समझने की बात आई तो बड़ा आसानी तरीके से परिभाषा लिखा जा रहा है, उस परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं। और मैंने यहां पर बता भी दिया आपको क्या कि इंटीजर नंबर में कौन कौन से नंबर को शामिल किया जाता है, तब जाकर के इंटीजर नंबर मिलता है। मैंने कहा पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के साथ साथ अगर जीरो को ऐड कर दिया जा रहा है, अर्थात उनको शामिल कर दिया जाएगा, शामिल करने पर जो एक हमें नई संख्या प्राप्त होगी उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, उनको मैं इंटीजर का नाम दे सकता हूं, है ना। अब इसके बाद हमको यह समझना होगा कि हमारे पास जो पूर्णांक होता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक जो हमारे पास होता है उसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे, जेड से। और हम यहां यह भी कह सकते हैं जेड जो है हमारा कुछ इस प्रकार से मैं तीन प्रकार का दिखा सकता हूं। इंटीजर जो होगा वो तीन प्रकार का होगा। जो एक यहां पर देखिएगा क्या, एक धनात्मक आपका पूर्णांक बन सकता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक बन सकता है, एक आपका जीरोस पूर्णांक बन सकता है। मैं उस कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, ये आपका जीरो पावर जो शून्य लिखा जा रहा है इसका मतलब क्या है, जीरोस इंटीजर है। क्या है, शून्य पूर्णांक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर लिखता हूं जेड की पावर इस प्रकार से प्लस लिखा जा रहा है, जिससे बढ़ेंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। इसके साथ साथ अगर मैं जेड की पावर कुछ इस प्रकार से माइनस लिख रहा हूं तो आप समझ सकते हैं नेगेटिव पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं आप। देखिएगा यहां पर हमारे पास जो होगा वो शून्य आपका होगा। इसके बाद धनात्मक पूर्णांक भी आप ले सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर ले सकते हैं। जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होगा उनको मैं नेचुरल नंबर का भी नाम दे सकता हूं, प्राकृतिक संख्या। और मैं यहां पर दिखा सकता हूं 1, 2, 3 डॉट डॉट करके और भी नंबर आप दिखा सकते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर देखिएगा कि निगेटिव जो हमारा इंटीजर होता है वो क्या होता है, -1, -2 और -3 और -4 के साथ साथ आप और भी नंबर ले सकते हैं। तो इन तीनों नंबरों का जो एक समूह एक बनता है, एक मेल जो बनाया जाता है वही हमारा इंटीजर होता है। अच्छा, इसी चीज को हम लोग कक्षा 9वीं क्लास में एक रेखा के माध्यम से पढ़े होंगे। कुछ रेखा आप लोग इस प्रकार बनाए होंगे। देखिए इसे क्लियर कर रहे हैं यहां से आप लोग, ये देखिएगा जिससे हम लोग संख्या रेखा का नाम देते थे। और संख्या रेखा पर आप देखे होंगे कि इस रेखा पर जो संख्याओं को या जिन संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है वही आपका एक पूर्णांक संख्या था। और पूर्णांक संख्या में ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, आप धनात्मक संख्या इस तरफ दिखाते थे, ये आपका धनात्मक संख्या था, और आप इस तरफ जो है ऋणात्मक संख्या दिखाते थे, और बीच में क्या था आपका यहां शून्य करके था। अगर बीच में शून्य करके था तो इस तरफ जो संख्याएं थी वो आपके पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्याएं करके थी, और इस तरफ जो आपकी नंबर दिखाई जाती थी वो सभी आपका कैसा था, ऋणात्मक संख्या था। अगर मैं कुछ इस प्रकार से दिखाना चाहूं, देखिएगा कुछ इस प्रकार से मैं यहां पर संख्या रेखा को दर्शा दे रहा हूं। देखिएगा यहां इस तरफ जितनी संख्याएं लिखी जाएंगी वो सभी आपके धनात्मक होंगे। कैसा होंगे, धनात्मक हो जाएंगे। और इसके बाद जो इस तरफ लिखे जाएंगे आपके सब ऋणात्मक होंगे। कैसा होंगे, ऋणात्मक नंबर होगा। और इसके साथ साथ आप सोचिए कि इसमें आपका ये पॉजिटिव नंबर हुआ और ये आपका नेगेटिव नंबर हुआ, बट ये किस प्रकार का नंबर है भाई, शून्य क्या
ये धनात्मक जब संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं, क्योंकि धनात्मक संख्या तो इस तरफ लिखी जा रही है, जीरो के दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर और जीरो के बाएं तरफ क्या बना, नेगेटिव नंबर। लेकिन ये क्या चीज थी, इसे हम लोग नाम देते हैं उदासीन। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे वही चीज यहां पर है। उदासीन मतलब ये आपका न तो इसका पॉजिटिव में गणना की जाती है और न ही इसको नेगेटिव में गणना की जाती है। तो आप कह सकते हैं कि आपका ये उदासीन एक नंबर बताया जाता है, इसको हम शून्य का नाम दिया जाता है। और शून्य के दाहिने तरफ आपकी पॉजिटिव नंबर होते हैं और शून्य के बाएं तरफ क्या होता है, नेगेटिव नंबर। हाँ, रही बात यहां शून्य के बाद मैंने कहा पॉजिटिव नंबर कहां तक ले जा सकते हैं, तो आप प्लस इंफिनिटी तक मतलब ले जा सकते हैं। प्लस इंफिनिटी मतलब क्या, अनंत तक ले जा सकते हैं। और ये कहां तक जा सकता है, माइनस इंफिनिटी तक। तो ये जो संख्या रेखा आप प्रदर्शित करते हैं, ये संख्या रेखा आपका, या इस रेखा पर आपको इंटीजर नंबर को दिखाया जाता है। अब संख्या रेखा की परिभाषा ये भी बना सकते हैं कि ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को, या ऐसी रेखा जिस पर पूर्णांक की संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, उसे संख्या रेखा का नाम दिया जाता है ना। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि पूर्णांक संख्या की क्या परिभाषा होती है। मैंने आपको इसके पहले बताया, एक बार पुनः देखिएगा। पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा क्या, पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए और करने पर जो प्राप्त हमको एक संख्या प्राप्त होती है, वो आपका पूर्णांक होता है, जिसे हम z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और आपका शून्य पूर्णांक, जैसा कि आपने देखा। चलिए, ये चीज आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। देखिए अगला हेडिंग हमारा करके क्या दिया जा रहा है, अगला हेडिंग हमारा करके है मित्र, यहां पर देखिएगा आपको बताना पड़ेगा क्या, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या चीज होता है वो चीज हम देखते हैं। देखिए परमेय संख्या आप रेशनल नंबर जिसे कहते हैं, आप रेशनल नंबर परमेय संख्या है। बड़ा ही अट्रैक्टिव ये हेडिंग करके है। ये टॉपिक जो है आपके लिए, आप कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में टॉपिक को पढ़े होंगे रेशनल नंबर के बारे में। आज एक बार पुनः मैं आप सबको रेशनल नंबर के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत ही अट्रैक्टिव करके है ये। चलिए ध्यान दीजिएगा। रेशनल नंबर अगर हम यहां देखना चाहें तो क्या परिभाषाएं तो आपके बीच लिखी जा रही, देख सकते हैं एक बार परिभाषा, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझाते हैं। देखिए वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q, अब यहां P अपॉन Q का क्या अर्थ है, देखिएगा P अपॉन Q, और यहां जो हमारे पास P है, आप P को मैं यहां पर नाम दे सकता हूं अंश को लेकर, और जो हमारे पास Q करके वो क्या है, हर। क्या है, हर। और इस ये जो बीच में लाइनिंग बनी है, इसको क्या नाम दिया जाता है, ये विभाजन को दर्शाता है, मतलब बंटवारे को दर्शाता है। तो इसे मैं भाग का भी नाम देता हूं, या विभाजन का एक चिन्ह करके है, या फिर बता सकते हो कि ये जो रेखा वो क्या दर्शाता है, तो विभाजन प्रक्रिया को दर्शाती है। अब यहां परिभाषा ये बताया गया कि वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए, या लिखा जा सके, या बदला जा सके, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और यहां भी है क्या कि जहां P व Q पूर्णांक है, यानी हमारे पास ये P और जो Q मिलेंगे आपके पूर्णांक मिलेंगे। अब पूर्णांक में क्या होता है आप समझ सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, शून्य भी हो सकता है। इसके बाद देखिएगा यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, क्या यहां होना चाहिए Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब हमको यहां Q समझना है, Q क्या चीज है। तो देखिएगा यहां पर हमने देखा P अंश है और Q क्या है, हर है। इनका परिभाषा तो कहीं ना कहीं आप समझ लेंगे, लेकिन एक चीज समझना यह है कि हमारे पास P अपॉन Q चूंकि अंश बटे हर करके लिखा जा रहा है, यहां पर अंश का मान जो है वो शून्य हो जाए चलेगा, पर हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान शून्य हो जाएगा तो वो आपका परमेय संख्या बनेगा ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं सपोज कर रहा हूं, अगर मान लीजिए 2 बटे अगर 0 लिखा जाए तो क्या ये परमेय संख्या बन सकता, नहीं। अभी मैंने आपसे कहा कि हर का जो मान होना चाहिए, हर का जो मान होना चाहिए वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। शून्य के बराबर नहीं होने का मतलब कह सकते हैं क्या, हर का जो मान होना चाहिए वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अंश का मान शून्य हो जाए चलेगा, जैसे इसी पर उल्टा कर दीजिए आप, यहां 0/2 कर लीजिए। अब 0/2 होने का मतलब क्या है कि अगर 2 का भाग 0 में करेंगे तो आपको शून्य प्राप्त होगा, अर्थात 0 प्राप्त होगा। लेकिन यहां अगर 0 का भाग 2 में प्राप्त हल करेंगे, तो अगर मैं 0 का भाग 2 में करूंगा तो ये परिभाषित नहीं होगा, ये पूरी तरीके से कट भी नहीं पाएगा। पूरी तरीके से कटने मतलब कि इसको मैं एक प्रकार से कह सकते हैं इनका भाग हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं। अब इनका भाग अगर मैं पूरी तरीके से नहीं कर पाऊंगा तो वो परिभाषित ही नहीं है, और जब परिभाषित नहीं है तो इसी चीज को मैं लिखता हूं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बताया जाता है ये, जिससे हम लोग अपरिभाषित का भी नाम देते हैं, इनको अनंत भी कहा जाता है। फिलहाल अनंत शब्द यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्या, अपरिभाषित। अपरिभाषित आप कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज आपका संभव है,
सॉरी, ये चीज संभव नहीं है, ये चीज आपका संभव है लेकिन ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि हर का मान क्या है, शून्य। यहां लिखा गया ना, q डज नॉट इक्वल 0, मतलब हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब जैसे में क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करना चाहूं जैसे में आप लिख सकते हैं, देखिए 1/2 की बात कर लीजिए, 3/4 की बात कर लीजिए, 5/6 की बात कर लीजिए, 2 अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं क्या 7 की बात कर लीजिए। ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनको मैं प्रमेय का नाम दे सकता हूं। और देख सकते हैं यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम या रूल्स नहीं बताया जा रहा है या बनाया जा रहा है जिनके अंश का मान तो मैंने कहा शून्य हो सकता, पर हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जितने भी यहां एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं सबका हर का जो मान एक पॉजिटिव, एक धनात्मक संख्या लिखी जा रही है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनका परिभाषा हुआ। इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि इनको कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किसको? परमेय संख्या को। परमेय संख्या को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो 1/2, 1/3 लिख सकते हैं, 2/5, कुछ भी आप लिखिएगा। हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए जो अंश और हर के रूप में लिखा होना चाहिए। तो हम यहां ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास एक परमेय संख्या है उनकी परिभाषाएं कुछ इस प्रकार बन सकती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे परमेय संख्या कहते हैं। जहां पर हर का मान शून्य प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर का मान शून्य प्राप्त होने पर वो परिभाषित ही नहीं होगी, और जब परिभाषित नहीं होगा तो उसे हम परमेय संख्या का नाम नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग कहीं न कहीं परमेय संख्या को पूरा कर चुके हैं। परमेय संख्या को करने के बाद हम लोग अगली हेडिंग जो हमारा होगा परमेय के बाद अपरमेय संख्या मिलेगा। तो अपरमेय संख्या को अगर हम लोग समझना चाहें तो अपरमेय संख्या की परिभाषा क्या हो सकती है मित्र, देखिएगा यहां पर शायद नहीं लिखा गया है, फिलहाल आप देख लीजिएगा। मैं यहां पर हेडिंग कर देता हूं क्या अपरमेय संख्या का। बार देखिएगा यहां थोड़ा सा अपरमेय संख्या, जिनको आप अंग्रेजी में रेशनल का नाम देते हैं। ये रहा आपका रेशनल नंबर। अब देखिएगा यहां पर जो हमारे पास अपरमेय संख्या वो क्या होता है। अब जैसे परमेय संख्या की परिभाषा आप पढ़े हैं तो उसी का थोड़ा सा उल्टा करके है, बट इसमें थोड़ा सा इसमें हम आपको कुछ और भी लेवल बताना चाहेंगे। देखिएगा इनकी परिभाषा आप ये लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q कोष्टक में इस प्रकार से आप समझिएगा कि जहां p क्या है, अंश है, और q क्या है, हर है। जिन्हें p/q कोष्टक में आप लिख सकते अंश बटे हर के रूप में न लिखा जाए, मतलब इनको हम ये कह सकते हैं कि अगर p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, p/q के रूप में न लिखा जाए उसे हम नाम क्या दे सकते हैं, उसे अपरमेय संख्या का नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या का नाम दे सकते हैं। और इससे रही बात, और उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। इन्हें हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई बिलोंग टू लिख सकते हैं, बिलोंग टू समझिए, या फिर बिलोंग टू मींस क्या होता है, संबंधित। क्या हो जाएगा यहां पर देखिएगा। अब हमको ये एग्जांपल समझना होगा कि इसमें ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो अपरमेय संख्या में आते हैं। परिभाषा को आप लोगों ने देख लिया क्या, कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में न लिखा जाए उसे आप अपरमेय संख्या का नाम दे सकते हैं। अब अपरमेय संख्या में आप देखेंगे सबसे पहला आपका एग्जाम्पल होता है क्या, पाई। क्या होता है? पाई। पाई का चूंकि मान जो होता है वो 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, देखिएगा पाई का मान आप लोग पढ़े होंगे 22/7 होता। पाई का मान एक परमेय संख्या होता है, लेकिन पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है। अगर ऐसा क्यों कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करना चाहें, अगर 7 का भाग 22 के साथ करेंगे तो लगभग यहां पर मिलेगा आपको 3.14 के बाद भी नंबर मिलेगा। और ऐसा है कि यहां 7 का भाग 22 में करने पर पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर क्या, जब दशमलव प्रसार को पढ़ेंगे तो वहां पर दशमलव प्रसार में हम लोगों ने देखा होगा या देखेंगे क्या, कि वहां पर ये हमको देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास अशांत करके होगा, अगर अशांत अनावर्ती में हमारे पास एक चीज और पढ़ना होगा कि अशांत अनावासनी करके पढ़ना होगा, या अशांत का जो प्रकार होता है, अशांत के प्रकार में आप देखेंगे एक अशांत आपका आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। और जो आवर्ती होता है उनको परमेय संख्या में बदला जा सकता है,
लेकिन जो अनावर्ती होता है वो परमेय संख्या बदला नहीं जा सकता। और वही चीज यहां पर भी ये अनावासनी है, या कह सकते हो अशांत अनावर्ती है। जब अनावर्ती होता है तो अनावर्तियों को हम लोग हमेशा अपरमेय संख्या का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं अपरमेय संख्या का नाम देते हैं। बट जो हमारे पास आवर्ती होते हैं ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या नाम देंगे, या हम कह सकते हैं कि दशमलव का किस प्रकार का प्रसार अपरमेय होता है। तो दशमलव का यहां देखिएगा अशांत, जो हमारे पास अनावर्ती होगा। अनावर्ती मतलब क्या, जो बार बार आती है उसको आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती मतलब आना, बार बार आना। लेकिन जहां अनावर्ती हो मतलब बार बार नहीं आना। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर विभाजित करने पर संख्याएं बार बार नहीं मिलेंगी, ये पूरी तरीके से विभाजित ही नहीं होगा। अच्छा, विभाजित होने मतलब यह है कि ये विभाजित तो मैंने कहा नहीं होगा, चलिए ठीक है, लेकिन क्या उसमें संख्याएं कुछ ऐसी जो बार बार आ सकती नहीं, बार बार आने वाली सिस्टम इसमें है ही नहीं। हाँ, आएगा देखेंगे तो लगभग बहुत सारे नंबरों के बाद आएगा, 16-17 अंकों के बाद मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा अशांत जो है वो अनावर्ती बन रहा है। अशांत अनावर्ती सदैव आपका अपरमेय बनता है। और जो आपके पास अशांत आपके पास आवर्ती बने, अशांत आपका जो आवर्ती बनेगा वो आपके किस में आते हैं, परमेय संख्या में आते हैं। इसमें आते हैं परमेय संख्या में आता है आपका। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाई का जो, या पाई जो हमारे पास है वो एक अपरमेय संख्या माना गया। बट पाई का जो मान 22/7 करके होता है वो परमेय है, परंतु इसका एक विस्तार रूप से अगर इसका जो मान होता है वो अपरमेय के अंतर्गत आता है। तो हम यहां ये कह सकते हैं पाई हो गया। अच्छा, पाई के बाद क्या हो सकता है, तो पाई के बाद एक चीज और समझना होगा। क्या, अभी मैंने लगभग काल्पनिक संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या की जो परिभाषा कल मैंने आपको फर्स्ट वाले डेमो क्लास में बताया था, वहां पर आप लोगों ने देखा था कि जिन संख्याओं का वर्गमूल एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, जिन संख्याओं का वर्गमूल एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे हमने क्या पढ़ा था, उसे हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या। क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या। अब देखिएगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत यही भी आता है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है परमेय और अपरमेय के समूह या सम्मेलन से बनता है, या उनको सम्मिलित कर दिया जाता है, तब बनता है क्या, वास्तविक संख्या। तो देखिएगा यहां पर जो होगा हमारे पास जितने भी यहां पर नंबर होंगे, अगर वर्गमूल की बात करते हैं हम, अगर हमारे पास जितने भी वर्गमूल में नंबर होंगे उन सभी वर्गमूल नंबरों का जो एक परफेक्ट मान मिलेगा वो परमेय के अंतर्गत जाता है, जो नॉन परफेक्ट मिलेगा वो अपरमेय के अंतर्गत। जैसे कड़ी 2 की बात मैंने कल बताया था, कड़ी 3 की बात मैंने केवल बताया था। अगर मैं कड़ी 5 की भी बात कर लूं, या कड़ी 7 की बात कर लूं, कड़ी अगर मैं 11 की बात कर लूं, ये सभी आपकी ऐसी संख्याएं हैं जो आपके अपरमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इनका अगर एक मान अगर हम ज्ञात करना चाहें, इनका वर्गमूल ज्ञात करना चाहें, तो मैंने कहा कि इनका वर्गमूल एक परफेक्ट रूप से प्राप्त नहीं होता है। अगर इनका वर्गमूल एक परफेक्ट रूप से प्राप्त नहीं होता है मेरे प्यारे मित्रों, तो इसीलिए इनको अपरमेय के अंतर्गत रखा जाता है। और जिनका एक परफेक्ट वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट ज्ञात किया जाता है, जैसे कड़ी मैंने बताया था कल, और 9 की बात करूं तो इनका मान +-3 या 3 करके होता है। तो ये परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। कड़ी अगर मान लीजिए मैं 121 की बात करूं, ये परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जिनका वर्गमूल हम परफेक्ट रूप से कर पाते वो परमेय के अंतर्गत आता है, और जिनका नहीं हो पाता वो अपरमेय के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए मैं यहां पर कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 और ऐसे भी आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं जिनका एक परफेक्ट रूप से स्क्वायर नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि अपरमेय संख्या क्या होती है। अपरमेय संख्याओं की परिभाषा आप यहां यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से किया ना जा सके। अब देखिए ये परिभाषा अगर लिखने की बात है तो परिभाषा में बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, सुन सकते हैं क्या, कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण रूप से किया ना जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण रूप से किया जा सके उसे परमेय संख्या कह सकते हैं। परिभाषाएं कई अपने मन से बना सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं परिभाषा तो आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, चलिए बड़ी अच्छी बात है यहां पर कि इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने समझा क्या कि अपरमेय संख्या क्या होता है। ये नॉर्मल तरीके से परिभाषा रखना अलग चीज है मित्र, परिभाषा आप रट लेंगे, लेकिन परिभाषा के बाद अगर आपको कहीं समस्याएं बनेगी तो इनकी एग्जाम्पल में बनेगी कि कैसे आप बताएंगे कौन कौन सी अपरमेय संख्या होता है, कौन नहीं होता है। तो कहीं न कहीं हमारी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये रहा आपका अपरमेय। अपरमेय की परिभाषा या इनके सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम आगे चलते हैं। तो अगली जो आपकी हेडिंग होगी मित्र वो क्या होगी, देखिएगा अगली आपकी जो हेडिंग बनेगी वो आपका बनेगा क्या, अभी मैं आपको यहां से दिखाना चाहूंगा, ये देखिएगा।
आप भाज्य की बात करेंगे, बड़ा अच्छा, ये भी बहुत ही बेहतर आपका एक टॉपिक है, कह लीजिए, जिनको हम लोग नाम दे देगा कंपोजिटिव नंबर या कंपोजिट नंबर बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में भाज्य संख्या का नाम देते हैं। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? ये भी एक पॉजिटिव नंबर के अंतर्गत आता है, ये धनात्मक संख्याओं के अंतर्गत आता है। अब यहां परिभाषाएं कक्षा आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, आपके मास्टर साहब पढ़ाएंगे क्या कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा। अब इतना बड़ा सा डीप टाइप में कौन सा परिभाषा पढ़े बताओ। आइए मैं आपको एक नॉर्मल बहुत ही आसान तरीके से परिभाषा बताने वाला हूं, मतलब कि परिभाषा रटना ही नहीं है, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिए, मात्र कॉन्सेप्ट को। क्या है देखिए, वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड हो। फैक्टराइजेशन मींस गुणनखंड क्या होता है? अगर कक्षा 10 में आप पहुंच चुके हैं, मित्र, गुणनखंड नहीं आता है तो ERW में ऐसी व्यवस्था है कि वो भी आपको सिखाने का वादा मैं करूंगा आपको कि यहां गुणनखंड क्या चीज है। मैं जब क्लासेस जब यहां स्टार्ट कर दी जाएंगी तो क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएगा मित्र, तो देखिएगा आपको मैं यहां पर गुणनखंड का एक इतना नॉर्मल एक ट्रिक बताऊंगा ना कि आप चुटकी उसका जवाब ला सकते हैं। चलिए देखिएगा, फिलहाल अभी हम लोग भाज्य संख्या को बढ़ रहे हैं, तो यहां पर पूरा करने के बाद जब हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 2 पॉलिनोमियल मींस बहुपद, तो वहां पर सारे हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बहुपद क्या चीज, सॉरी, गुणनखंड कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। देखिएगा, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते उन्हें भाज्य कहते हैं। मतलब आप सीधा सीधा समझिए क्या कि जिन संख्याओं का गुणनखंड, अब गुणनखंड क्या होता है देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करना चाहूं 12, एक छोटा सा नंबर लेता हूं 12, अगर मैं 12 की बात करना चाहूं तो यह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है, किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है? तो 12 1 से भी हो सकता है, इसके साथ साथ देखिएगा 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, और 6 से हो सकता है, और किससे होगा? 12 से। अब देखिएगा यहां 12 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 12 में देखिएगा ये संख्याएं जो इनको विभाजित करती हैं, यही सभी संख्याएं क्या, इनका एक गुणनखंड के रूप में बनता है। यही, या कह सकते हो इनका यही एक गुणनखंड है। अब इनको हमको करना क्या चीज, जो परिभाषा के अनुसार जो समझा रहे वो क्या चीज होगा, परिभाषा के अनुसार आपको जो समझा रहे वो आपका ये होगा क्या कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे एक सिंपल सी लेते हैं परिभाषा, सिंपल सा नंबर लेते हैं क्या, 4। देखिए 4 का अगर आप खंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 ही लिख सकते हैं ना जी, कर सकते हैं आप। तो देखिएगा यहां खंड हम कितने नंबर ले रहे हैं, देखिए 1 2 3 नंबर हो रहा है ना। 2 से अधिक वाला क्या होगा, वो भाज्य होगा, 2 से अधिक ही मिल रहा है ना जी। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2, इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो इनमें केवल मात्र 2 ही क्या है, 2 ही आपके क्या मिल रहा है, 2 ही गुणनखंड मिल पा रहे हैं। जिनका केवल 2 ही गुणनखंड मिल पाएगा भैया, वो भाज्य में नहीं आएंगे, वो अभाज्य में आ जाएंगे। जिनका 2 से अधिक होगा वो भाज्य में आएंगे। अब जैसे अगर बात करना चाहें 9 की बात करें, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 का भैया 9 को लिख सकते 1 गुणे 3 लिख सकते हो क्या। अब यहां देखिएगा क्या, ये देखिएगा यहां इनका गुणनखंड 2 से अधिक बना कि नहीं बना, बना। तो मैं ये कह सकता हूं भैया कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम नाम क्या दे सकते हैं, भाज्य। और कोई संख्या की बात करें, और भी संख्या अगर आप लेना चाहें, जैसे मान लीजिए 15 की बात करें तो 15 को लिख सकते 1 गुणे 3 गुणे क्या 5। यहां भी देखिएगा क्या 2 से अधिक खंड मिल रहा है। यदि मैं 25 की बात करूं तो 25 को लिख सकते हो 1 गुणे 5 गुणे 5, देखिए यहां भी 2 से अधिक है। मैं अगर 12 की बात करना चाहूं तो 12 को लिख सकते हो 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, देखिए यहां पर 2, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको यह समझना कौन कौन संख्याओं से विभाजित हो सकते, देखिएगा। अब यहां अगर करना चाहेंगे 1 2 3 4 नंबर मिला क्या, हमको 2 से अधिक चाहिए भैया, तो 2 से अधिक तो मिल ही रहा है ना। तो 200 अधिक 2 से अगर अधिक मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, ये कौन से श्रेणी में आएगा भैया, भाज्य वाली श्रेणी में, अभाज्य वाली श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए अब देखिए, अगर कोई आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि भैया कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, ये भी आपसे पूछने वाले बहुत मिलेंगे और आवश्यकताएं भी पड़ेंगी आपको। तो ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है। तो यहां पर देखिएगा ना, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है वो हम क्लियर कर लेते हैं।
तो भाई हम अगर बात करना चाहे, मैंने कहा पॉजिटिव नंबर होता है, ये पॉजिटिव नंबर के अंतर्गत आता है। पॉजिटिव नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और भी नंबर आप ले सकते हैं। अब देखिएगा यहां अगर बात करना चाहे तो पहली बात ये एक ऐसा नंबर होता है कि न तो भाज्य में लिया जाता और नहीं अभाज्य में, ये सभाज्य में आएगा। अभी हम आपको बताएंगे। अब अगर यहां से 2 से प्रारंभ करना चाहे तो इनका खंड करना चाहेंगे, क्या मिलेगा? इनका खंड होगा 1 गुणे केवल 2, तो इनका गुणनखंड 2 ही जाएगा। 2 से अधिक हमको जो चाहेगा या 2 से अधिक जो हमको मिलेगा वही अभाज्य होगा कि भाज्य होगा? भाज्य होगा। तो यहां ये हमको कह सकते हैं कि हमारा भाज्य नहीं अभाज्य के अंतर्गत आ रहा। चलिए 3 की बात करें, इनको भी 1 लिख सकते हो भैया। 1 गुणे अगर 3 लिख सकते हो तो ये भी तो किस में आ रहा है? अभाज्य में आ रहा है। अब देखिएगा 4 की अगर बात करना चाहे तो इनको लिख सकते 1 गुणे 2 गुणे 2, तो हमको जो चाहिए था ना वो मिल गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे छोटी व पहली भाज्य संख्या क्या होती, तो क्या बताएंगे मित्र आप? 4 बताएंगे। सबसे छोटी व पहली व सम भाज्य संख्या क्या होती? 4। देखिएगा यहां पर कोई ऐसा भी पूछ सकता है क्या कि सबसे छोटी भाज्य या सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होती? सम है कि नहीं? देखिएगा यहां सम संख्या है ना भैया, जिस सम संख्या है, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होती है? 4। दिमाग में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद अगर एक चीज देखिए, एक प्रश्न और बढ़ने वाला, क्या? 5 के बाद 6 7 8 9 और 10 मान लीजिए और भी नंबर ले रहे हैं। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी भाज्य या सबसे छोटी विषम भाज्य, देखिएगा ये तो सम रहा, सबसे छोटा आपका मिला भाज्य। ये देखिए क्या ये विषम है कि सम है? ये विषम है। ये क्या है? सम है। हमको विषम पूछा जा रहा, तो विषम में देखिएगा इनका अगर बात करना चाहिए तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं भाज्य की श्रेणी में आएगा ही नहीं, अभाज्य है। और ये क्या रहा आपका? भाज्य है, लेकिन क्या है? सम है। ये अभाज्य है और विषम तो है लेकिन क्या है? अभाज्य है। यहां 8 की बात करेंगे तो सम है, हमको विषम की बात देखिए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो आइए देखिए 9 क्या है? 9 का अगर हम खंड करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। देखिए क्या ये भाज्य में भी है, उसके साथ साथ क्या है? विषम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती? 9 होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा जरूर मित्र। तो कहीं न कहीं हम इसकी परिभाषाओं कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उन्हें हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। और एक परिभाषा मैंने और आपसे कहा क्या कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कह सकते? भाज्य संख्या कह सकते। वो भी परिभाषा मैं आपको लिखा देता हूं जिससे आप क्लियर कर ले। क्या देखिएगा यहां इनकी परिभाषा ये लिख सकते हैं क्या? दूसरी परिभाषा आपका ये बन जाएगा क्या? ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक परिभाषा इसका और बन चुका है। क्या परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से बनी कि ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे आप क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। इनके एग्जाम्पल को मैंने आपको समझा दिया। सबसे छोटा व बड़ा को तो एक हम कह सकते हैं कि गणना नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा भाज्य संख्या क्या होगा? हाँ, छोटी संख्याओं का सम विषम की बात करेंगे वो भी कहीं न कहीं आप गणना कर सकते हो, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। चलिए
तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगले हेडिंग की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्या होगा, भाज के बाद आपको पढ़ना होगा क्या, अभाज। तो चलिए मैं यहां से अगली जो आपकी हेडिंग होगी, वो क्या करके होगा मित्र, तो आप देख सकते आपने भाज पढ़ा, भाज के बाद अभाज। देखिए भाज पढ़ने के बाद अभाज तो आपके लिए आसान बन जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपने जो परिभाषा पढ़ा था क्या, कि वे संख्याएं या ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, परंतु यहां पर क्या चाहिए, केवल मात्र 2। देखिएगा, वे संख्याएं जिनके ठीक 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर मात्र 2 ही संख्याएं प्राप्त हो या 2 ही अंक प्राप्त हो कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो अभाज्य होगा। तो सिंपल से अगर बात करना चाहे, सबसे छोटा व पहला जो आपका अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, 2। इनका खंड करना चाहेंगे 1 गुणे 2 के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं आप। अगला लिखना चाहेंगे 3 की बात करेंगे, 1 गुणे 3 के अलावा कुछ और भी नहीं लिख सकते हैं आप। 4 तो मैंने बताया क्या, 4 आपका सबसे पहला व छोटी व सम भाज्य संख्या था। इसके बाद अगर हम बात करना चाहे 5 को लेकर, 3 को लिख सकते 1 गुणे 5। इनका गुणनखंड केवल 2 नंबरों के बाद कोई और नंबर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, अभाज्य में आ रहे हैं भैया। किस में आ रहे हैं, अभाज्य में अगर आ रहे हैं तो समझिएगा कि अगर ये सब अभाज्य में आ रहे हैं तो ये केवल मात्र आपका, इनके गुणनखंड मात्र 2 ही नंबर हो सकते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं 11 की बात करूं तो 11 को लिख सकते हो 1 गुणे 11 और कुछ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 1 और 11 के किसी दूसरी संख्या से विभाजित ही नहीं होगा भाई। 23 ले लीजिए आप ना, 23 को लिख सकते 1 गुणे क्या 23 और कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं ले सकते हैं। आप सोचिए अगर मैं 16 को लेना चाहूं तो 16 को लिख सकता हूं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। भाई 2 से तो अधिक आ रहा है, जब 2 से अधिक आएगा तो ये भाई अभाज्य है क्या, नहीं 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 नहीं, ये अभाज्य है कि सभाज्य, सॉरी भाज्य है कि अभाज्य है, ये भैया ये आपके भाज्य की श्रेणी में आ जा रहा है, तो ये अभाज्य की श्रेणी में नहीं बन पाएगा। अभाज्य की श्रेणियों का मतलब क्या, कि जिनका गुणनखंड मात्र 2 हो, केवल 2 हो, और 2 के अलावा अगर मान लीजिए तीसरा हो जा रहा तो वो सीधा सीधा अपनी श्रेणी को चेंज कर लेगा, वो अभाज्य से किसमें चला जाएगा, भाज्य में चला जाएगा। तो कहीं न कहीं इनकी परिभाषाओं को लेकर आपने देखा। इसके बाद एक परिभाषा जैसे आपने भाज्य में देखा था वैसे इसमें भी लिख सकते हैं क्या, कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो पाए। मतलब ऐसी संख्या जो अपने आप से हो और एक से हो। यदि अपने आप से और एक से होता है तो वो किस में आएगा, वो आपका अभाज्य में आएगा। तो परिभाषा अगर लिखने की बात करेंगे तो आपने पढ़ा भाज्य में, उसमें केवल 9 शब्द जोड़ना है। क्या लिखेंगे, कि ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा, है ना। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला स्टेप आपका क्या है, यहां देखिएगा सहभाज्य। ये भी बड़ा बेहतर टॉपिक है, क्योंकि इस चीज को हम लोग कक्षा 10 में अधिक मात्रा में पढ़ेंगे। तो देखिए सहभाज्य क्या चीज होता है, को प्राइम नंबर। इसके पहले हम लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा था, प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर होता है। परिभाषाएं होती है क्या, कि ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, जिनका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, तो उन संख्याओं की या ऐसी संख्याओं को हम क्या नाम देते हैं, सहभाज्य कह सकते हैं। अब जैसे क्या हो सकता है, अगर हम जैसे में बात करना चाहें तो देखिएगा ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं भाई, अगर मान लीजिए 2 और 5 की बात करें, 3 व 4 की बात करें, यहां 5 व 7 की बात करें, तो ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 1 प्राप्त हो सकता है। अब आप कहेंगे सर एचसीएफ क्या चीज, भैया छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा महत्तम समापवर्तक प करके कहा जाता था। तो महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर अगर हम पढ़ाना चाहें, आपको बताना चाहें, तो एचसीएफ को हल करने का 2 विधि होता है। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवाइड मेथड होता है, जिसे हम कह सकते हैं एक आपका गुणनखंड विधि होता है, एक आपका गुणनखंड विधि होगा, जो हम लोग जैसे ही रियल नंबर का चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वहां पर एचसीएफ और एलसीएम ही तो हम लोग पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे भाई, क्योंकि पहली हेडिंग हमारी यही कि अंकगणित के आधारभूत, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, आधारभूत प्रमेय, सॉरी प्रमेय तो आपका 6.1 एक्सरसाइज मिलेगा, जिसे हम लोग बीपीटी का नाम देते हैं। यहां पर पढ़ेंगे क्या, अंकगणित के आधारभूत के बारे में पढ़ेंगे।
तो देखिएगा क्या यहां पर हम लोगों को पढ़ना क्या, पहला आपका गुणनखंड विधि है, दूसरा आपका क्या है भैया, दूसरा आपका भाग विधि करके है। पहला आपका गुणनखंड विधि है और दूसरा करके क्या है, भाग विधि करके लिखा जा रहा है। तो चाहे आप गुणनखंड विधि करिए चाहे भाग विधि करिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं भाग विधि आपको बताना चाहूं तो 2 और 5 का यदि हमें एचसीएफ करना है तो एचसीएफ करने का रूल ये होता है सबसे पहले कि इनमें ये संख्याओं को या उन संख्याओं को चूज किया जाता है कौन संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। देखिएगा 2 जो है वो छोटी है किससे, 5 से। ये नुकीला जिस तरफ रहेगा ना वो छोटा दर्शाता है, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा ना वो बड़ा संख्या दर्शाता है। देखिए 5 क्या बड़ा है और 2 क्या है छोटा है। तो एचसीएफ का रूल ये होता है कि छोटी संख्या का भाग हम लोग बड़ी संख्या के साथ करते हैं। तो 2 का भाग हम लोग करेंगे 5 के साथ, तो 2 दूनी 4। यहां इनको हल करने पर 1 शेषफल बचा। अब एचसीएफ का रूल होता है जो शेषफल होता है वो भाजक का रूप लेता है और ये भाजक बना देंगे तुम्हारे पास भाज्य बन जाएगा, जिससे पहले आप विभाजित कर रहे हैं 2, 1 दूनी 2 और देखिए कटाने पर यहां पर हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो यहां एचसीएफ जो इनका होता है, एचसीएफ हमको हमेशा इनका भागफल नहीं प्राप्त होता, इनका जो भाजक था वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ देख सकते हैं यहां पर, सॉरी 1 आपका एचसीएफ क्या मिला, 1 मिला। और ऐसे अगर निकालना चाहेंगे 3 और 4 का, देखिए 3 और 4 में 3 जो है वो छोटी है, 4 क्या है बड़ी है। तो 3 का भाग हम किसमें करेंगे, 4 में करेंगे। 3 1 का 3 और ये घटाने पर 1 मिला। पुनः एक चीज वही क्या, शेषफल भाजक का रूप ले लिया और ये आपका भाज्य का रूप ले लिया। 1/3 देखिए घटाने पर शेषफल 0 मिला और यहां हमारा जो एचसीएफ रहा वो एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ, 1। तो मैंने कहा ना कि ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं यहां पर लिखा भी तो है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 प्राप्त हो उसे हम क्या नाम दे सकते हैं, उसे सहभाज्य अर्थात को प्राइम नंबर का नाम दे सकते हैं। तो ये रहा। और सारी चीज इसमें जो और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसमें जो और कॉन्सेप्ट मिलेगा वो हम लोग एक्सरसाइज को करते समय ना पूरा कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए देखते हैं हम लोग, ये हमारा ये हेडिंग पूरा हुआ। इस हेडिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या भैया, देखिएगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां से सम और विषम के बारे में। देखिए सम और विषम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सम संख्या क्या होता है, उसके बाद विषम संख्या क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में लोग पढ़ेंगे। देखिए यहां पर है सम, इवन नंबर। इवन नंबर क्या चीज होता है, इवन नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जिनका, देखिएगा यहां परिभाषा क्या, वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरीके से कर सकती है, पूरी तरह से भाग देने पर यह भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें क्या कह सकते हैं, सम संख्या। सपोज करिए मान लीजिए क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10 12 और इस प्रकार से 14 डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ये सभी आपकी संख्याएं क्या होंगी, ये संख्याएं आपकी सब सम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं मतलब ये कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 2 से पूर्णतः विभाजित होने मतलब कि 2 से पूरी तरीके से, अगर 2 से भाग करने पर पूर्णतः मतलब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। जैसे मैं कोई नंबर लेता, मान लीजिए 96 की बात, 96, हाँ चलिए 94 की बात करता हूं। अब आपसे पूछा जाए 94 सम है या विषम, तो हम करेंगे क्या, इसमें 2 का भाग कर देंगे। जब 2 का भाग करेंगे देखिए 2 चौके 8 आपको यहां मिला और घटाने पर 1, ये आपका 4 उतर जाएगा, 2 सते 14 और देख सकते कटाने पर या हल करने पर इनका शेषफल 0 प्राप्त हुआ कि नहीं जी। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारा सम संख्या इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन नंबर। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और अगर हम विषम की बात करना चाहें तो विषम में आप ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो पाए, या वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरह भाग न लगे। ध्यान दीजिए, भाग न लगने का मतलब यह है कि यहां पर अगर समझा जाए भाग न लगने का मतलब है क्या, कि उसका शेषफल 0 प्राप्त न हो। और शेषफल अगर 0 प्राप्त न हो तो उन्हें हम क्या नाम दे सकते हैं, विषम संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विषम संख्या, जिनको और नंबर कहा जाता है। जैसे अगर बात करना चाहें, अगर हम दिखाना चाहें यहां से तो 1 कह सकते हैं आप, उसके बाद 3 5 7 9 11 13 और डॉट डॉट करके इस प्रकार से आप संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो ये सभी आपकी ऐसी संख्याएं हैं जिनको 2 से भाग करने पर पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाएगा। इन सभी संख्याओं को हम नाम क्या देते हैं भैया, विषम संख्या का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, विषम संख्या का नाम देते हैं। तो ये देखिएगा कि हम लोगों का सम विषम भी कंप्लीट हुआ है ना।
अगर हम बात करना चाहें इनका सम विषम भी कंप्लीट हुआ। तो मित्र जैसा कि आप लोगों ने लगभग हमारे रियल नंबर के बेसिक क्लास का पूरा आप लोगों ने देखा, और इनमें जो छोटी छोटी परिभाषाएं तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा इन सब की आवश्यकताएं आपको टॉपिक में पढ़ने वाली है, तो इनको आप जरूर नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको करना कि उसको बढ़िया ढंग से तैयार करना। अगर कहीं भी डाउट अगर आपको बने तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उन कमेंट को आपका जवाब जरूर दूंगा। और एक बार पुनः मैं सूचित करना चाहूंगा मित्र, जैसा कि आप जानते भी, मैंने कहा बार बार इस चीज को बताना पड़ रहा है आप सबको क्या, कि 299 रुपए, मात्र 299 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा 299 रुपए। देखिएगा मित्र, यहां पर 299 रुपए का आपका बैच, सोचिए 299 रुपए का बैच जो है वो जल्द ही आप सबके बीच, यहां तो प्रारंभ तो हो ही चुका है, तो जल्द ही आप करिए क्या, इस चीज को परचेज करिए, क्योंकि जल्द ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और जितना जल्दी आप यहां पर इस चीज को परचेज कर लेंगे, पराक्रम बैच को, जितना जल्दी आप इनको बैच को प्रारंभ करेंगे, उतना ही जल्दी क्या होगा कि आपके सिलेबस को प्रारंभ कर दिया जाएगा। जल्द ही आप सबके बीच 1-2 दिन में आपका प्ले स्टोर पर आपका ERW करके कैप्स करके आ जाएगा। वैसे भी ऐप्स आपका अवेलेबल है, वो अभी आपका ऑनलाइन क्लासेस चला जाएगा, तो वो भी आपको यहां पर ARW के जो ARW के जो प्ले स्टोर पर आपको ऐप्स मिलेगा, वहीं से आपका ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, वहीं से आप देख सकते हैं। और ना कि कुछ बच्चे ऐसे दिमाग न लगाए कि मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है यूट्यूब पर जाकर देख सकता हूं, नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये डेमो क्लास है, इसलिए आपका यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जा रहा है। बट जैसे ही आपका डेमो क्लास हो जाएगा, जब ऑनलाइन क्लासेस टॉपिक टू टॉपिक हर अध्यापकों द्वारा चलने लगेंगी, तो वो केवल आपके ऐप्स पर ही मिल पाएंगी। तो इसलिए आप इस चीज को चूके ना, इस चीज को भूले ना, आप जल्द से जल्द मात्र 299 रुपए भाई इकट्ठा करिए जल्दी जल्दी। आप देख सकते हैं मंथली में इतना आप खर्च कर देते अपने नाश्ते में, भैया अगर इस चीज को 299 रुपए अगर इकट्ठा करके आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपका भविष्य जो है, आपका रिजल्ट जो आने वाला है, पूरी गारंटी के साथ बता रहे 90+ आप रहेंगे, ये पक्का हमारा वादा है। तो इस चीज को पूरा करने के लिए आपको जल्द से जल्द इस चीज को परचेज करना पड़ेगा। तो मित्र आज के इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल इसी चैनल पर और इसी समय। धन्यवाद।